अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जॉब्स स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लेक्चरर केमिस्ट्री की भर्तियां थी मेल में, उनमें मेरी सिलेक्शन हुई है, जो कि रिज़ल्ट 20 जून 2022 को अनाउंस हुआ है, अभी एक दो दिन पहले। उसके अंदर मेरी सिलेक्शन हुई है बी लेक्चरर केमिस्ट्री BS 17। और इस वीडियो के अंदर जो है मैं अपना कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन वो कहाँ से मैंने की थी, और इसके अलावा जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो ऑलरेडी मैंने इस ग्रुप में शेयर किया हुआ है, लेकिन आज फिर जो है उस पर एक हम नज़र डालेंगे कि जो इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे वो किस तरह थे और जो रिटन टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इसी वीडियो के अंदर। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान के एक इदारे के अंदर सर्व कर रहा हूँ एज अ क्लर्क। जो है वो मैंने अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट किया था, और साथ साथ मैंने अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी कंटिन्यू रखा था। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि जो इनिशियल जो है अगर आपको छोटे स्टेप से लेना पड़े तो आप ज़रूर लें, लेकिन अगर आपकी छोटी स्केल पे किसी पे जॉब होती है और आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी तैयारी साथ ज़रूर जारी रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेक्चर केमिस्ट्री का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि कब ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी, और ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये 23 अगस्त 2020 के अंदर ऐड आया था, यानी कि 2 साल बाद जो है ये फाइनल सिलेक्शन हुई है। उसकी भी एक रीज़न है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या थी वो रीज़न रही जो इतनी सिलेक्शन जो है वो लेट हुई हमारी। तो 23 अगस्त 2020 के अंदर जो है ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी, जिसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, मेन जो सब्जेक्ट्स थे उनकी जो है जो सीट्स अनाउंस की गई थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और इस ऐड के अंदर फीमेल्स की सीट्स थी और मेल, यानी कि मेल और फीमेल जो हैं ये अलग अलग पोस्टों के ऊपर compete कर रहे थे। और जो जो लेक्चरर मेल केमिस्ट्री की सीट्स थी वो 84 थी ओपन मेरिट पे, और माइनॉरिटी कोटा पे इसकी 4 सीट्स थी, और स्पेशल पर्सन कोटा की इसकी 2 सीट्स थी, यानी कि टोटल ये 90 सीट्स थी जो 2020 के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड आया था उसके अंदर क्या लेक्चरर केमिस्ट्री मेल की 90 सीट्स थी। और जिसका जो रिटन टेस्ट का जो सिलेबस था वो कुछ इस तरह से था कि 80% जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और जो 20% होता है वो जनरल नॉलेज होता है। और जनरल नॉलेज में आगे उन्होंने डिवीजन की होती है, 2 क्वेश्चन उर्दू के आते हैं, इस्लामियात के आते हैं, 2 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस तरह से 10 फर्दर जो है वो सब्जेक्ट उन्हें डिवाइड किए होते हैं। और उसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके के होते हैं, और 80% जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। दोनों जो पार्ट्स हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो इस तरह से कि अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा तो आपका उसका बड़ा एज मिलेगा, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं और तैयारी की होती है सबने। लेकिन अगर आपके पास जीके का भी नॉलेज हो, यानी कि आपने तैयारी की हो थोड़ी बहुत, तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। इसलिए जो पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं उनको ज़रूर रिपीट करते रहा करें साथ साथ, ताकि आपका जो जनरल नॉलेज है उस पर आपकी ग्रिप हो सके, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो उधर से रिपीट आते हैं और होते हैं जो पीपीएससी के पास पेपर्स हैं। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है वो 80% होते हैं, यानी कि मेजर जो है वो आपका यही है। अगर आपकी इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए तो जीके जो है उसकी तरफ से भी आप कवर हो सकते हैं। और ये पंजाब के अंदर सीट्स थी टोटल जो 90 सीट्स थी, और सिर्फ पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं वही इस पर क्वालिफाई कर रहे थे। और इसके लिए जो एज थी, एज लिमिट जो थी वो 33 ईयर्स थी। और इसके अलावा जो 5 ईयर्स है जो इसमें वो रिलैक्सेशन थी। अपर एज लिमिट 28 साल जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड थी, और 5 साल इसमें रिलैक्सेशन थी। तो ये टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया गया पीपीएससी की तरफ से, और इसमें जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई जिन्होंने किया उनकी एक लिस्ट लगी,
उसके बाद उनके इंटरव्यूज भी कंडक्ट हो गए थे, लेकिन ये जो पीपीएससी का पेपर था केमिस्ट्री का, ये लीक होने की वजह से ये इसका जो प्रोसेस था वो वहीं पे रोक दिया गया था। आप लोगों को याद होगा कि जो पीपीएससी लेक्चरर का था, इसके अलावा फिजिक्स का था और एक दो और सब्जेक्ट्स थे जिनके जो पेपर लीकेज वाले जो स्कैंडल था एक, उसके अंदर आ रहे थे, और पीपीएससी ने वो सारे जो प्रोसेस थे उनके वो कैंसिल कर दिए थे और उनके रिटन टेस्ट से दोबारा से स्टार्ट किया था। उसी फीस के ऊपर दोबारा यानी कि रिटन टेस्ट हुआ और दोबारा इंटरव्यूज हुए, जिसके अंदर मेरी भी सिलेक्शन हुई। लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई नहीं कर सका था रिटन टेस्ट, क्योंकि इंटरव्यू के बाद तो सीट्स कैंसिल हो गई थी, फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट लगी ही नहीं थी, और रिटन टेस्ट के बाद जो है वो कैंसिल हो गया। इस वजह से पीपीएससी ने वो प्रोसेस वहीं पे रोक दिया। फिर जो है दोबारा से स्टार्ट हुआ ये काम और रिटन टेस्ट दोबारा कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर हमारी भी सिलेक्शन हुई। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस था इस पे इतनी ज़्यादा देर लगी, तकरीबन 2 साल। डेट कैंडिडेट्स, अगर हम रिटन टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसकी बात करें तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही वाली चीज़ें जो है वो करें, लेकिन जो मैंने किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इसी के अंदर जो है वो काफ़ी नॉलेज आपके पास आ जाता है अगर आपने अच्छी तरह वो डिग्री जो है वो अपनी की हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है वो एफएससी की जो पार्ट 1 की और पार्ट 2 की केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो उन पे आपको अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। केमिस्ट्री के किसी भी टेस्ट में अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है वो केमिस्ट्री पार्ट 1 जो है एफएससी की और केमिस्ट्री जो पार्ट 2 की एफएससी की, इन दोनों के ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस इसी के ऊपर जो है वो इसी के अंदर से, क्योंकि ये दोनों जो बुक्स हैं इनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरमीडिएट बुक्स। अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी बुक्स जो हैं, केमिस्ट्री की जो बुक है जिसके लिए जिसमें काफ़ी जो है स्टूडेंट्स उनको मुश्किल भी होती है, वो इस वजह से क्योंकि एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो बुक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है और काफ़ी हद तक जो है वो टेस्ट इसी में से कवर हो जाते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के नोट्स हैं, आप उसके बुक्स हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो, आप बुक्स को नहीं पढ़ सकते टेक्स्ट बुक्स को, तो आप कोई भी जो है इनके नोट्स ले लें, एफएससी के 1 लाइनर नोट्स, जिसके अंदर यानी कि एक लाइन के अंदर जो है वो एमसीक्यूज टाइप जो है वो आपकी नोट्स जो है वो बने हों, 1 लाइनर नोट्स कहते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तब आपने इस तरफ जाना है 1 लाइनर नोट्स की तरफ से, अदरवाइज जो है वो टेक्स्ट बुक्स जो है वो बेस्ट सोर्स हैं इसकी तैयारी के लिए, एफएससी की तैयारी के लिए। सबसे पहली चीज़ एफएससी की बुक्स आ गई। सेकंड चीज़ इसमें आती है ये एक हकनवाज भट्टी की बुक है, टेस्ट योर केमिस्ट्री। ये जो है बहुत बहुत अच्छी बुक है, इसको मैंने हर टेस्ट से पहले जो है पढ़ा है। ये आपके जो जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो यहीं से क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कन्वर्जन्स हैं वो, एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो टेक्निक्स आती हैं इसमें, करेक्टराइजेशन टेक्निक्स, एचपीएलसी, जीसी, उसके बाद एनएमआर, उसके अलावा जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसका आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये अक्सर जो है टेस्ट वाले जो हैं या इंटरव्यू वाले जो हैं वो इसको ज़रूर टच करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। तो इसमें इस बुक में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो दिया गया है। टेस्ट योर केमिस्ट्री बुक है बाय हकनवाज भट्टी। और अगर आपको ये सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए तो आप अपना ईमेल जो है वो कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा आपके ईमेल कांटेक्ट पे। और ये अगर आपको सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, और लेकिन ये उर्दू बाज़ार से भी आपको इजीली एक्सेसिबल है, वहाँ से मिल सकती है अगर आप हार्ड फॉर्म में जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाती हैं, इतनी अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाए यानी कि एफएससी की बुक्स और टेस्ट योर केमिस्ट्री, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं यानी कि जिनमें जो मेन आती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि जो रिटन टेस्ट था उसमें अगर मैं बात करूं तो तमाम जो इसके फील्ड्स थे केमिस्ट्री के, उन्होंने
उनको टच किया हुआ था। ये नहीं था कि पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ गया मेजर या मेनली जो है फिजिकल से आ गया। उन्होंने हर जो सब्जेक्ट है उसको टच किया था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, उसके अलावा उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक आता है उसके काफ़ी क्वेश्चंस थे। उसके अलावा जो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है आइसोथर्मल एनालिसिस, जो लैंगमर और फ्रेंडलिश आइसोथर्म्स, इनमें से क्वेश्चंस थे। इसके साथ साथ जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनकी कन्वर्जन्स थी हमारे पास, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो मतलब ये किसी भी एक जो फील्ड है उसके साथ स्टिक नहीं होकर रह सकते। जाहिर बात है अक्सर लोगों की एमएससी जो होती है वो आगे जाके किसी एक में सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो जाती है, जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री सब लोगों की जो है वो अलग होती है इसमें जो स्पेशलाइजेशन। तो आपने अपनी स्पेशलाइजेशन के अलावा जो है, अपनी स्पेशलाइजेशन में तो आपकी काफ़ी ग्रिप हो जाती है, लेकिन आपने दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी भी जो ग्रेजुएशन की आपकी बुक्स हैं, कोई भी बुक्स हैं या नोट्स हैं जो भी आपने आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए हैं, उनको थ्रू आउट पढ़ें, उनकी आउटलाइंस ले लें अपनी उसके सिलेबस की, उनके ऊपर से जो है वो टॉपिक जो है वो कवर करें अगर टेस्ट ईयर केमिस्ट्री और एफएससी करने के बाद आपके पास टाइम है तो। क्योंकि जो इस दफ़ा रिटन टेस्ट था उसके अंदर ग्रेजुएशन से काफ़ी जो है वो पेपर उठाया गया था, और जो पेपर जब अटेम्प्ट करें आप तो पेपर को फुल कंसंट्रेशन के साथ अटेम्प्ट करें, क्योंकि अक्सर लोग पेपर में बैठ के जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। लेकिन पेपर जो है उसको फुल कॉन्फिडेंस से और क्वेश्चंस को आराम से पढ़कर करें तो इतना मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। और जहाँ तक बात आती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर तो आपके 4 गलत होंगे तो एक आपका सही भी गलत हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। इसलिए 100% पेपर अटेम्प्ट कर कभी भी ना करें। किसी भी पीपीएससी के पेपर में आप अपेयर होने जा रहे हैं तो 100% जो है पेपर ना अटेम्प्ट करें कभी भी, क्योंकि उसमें जो मार्जिन होता है नेगेटिव मार्किंग का वो ज़्यादा हो जाता है जैसे ही आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो आप पेपर को एनालाइज करें कि पेपर किस हद तक जो है वो मुश्किल है, फिर अपना कंपैरिजन करें लोगों से, सीट्स को देखें और फिर उसी हिसाब से जो है वो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करें। मैंने जो अटेम्प्ट किए थे इसके क्वेश्चंस वो 76 क्वेश्चंस थे, 76 to 80 इतने मैंने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर गया था। और रिटन टेस्ट जो है इसका फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ, और पीपीएस इसकी जो सीट्स थी वो 90 सीट्स थी। मैं आपको जो इसकी लिस्ट है रिटन टेस्ट की वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। ये रही जी इसके रिटन टेस्ट की जो लिस्ट थी, और 90 सीट्स थी चूंकि, और इस पे पीपीएससी ने शॉर्ट लिस्ट करने थे 450 स्टूडेंट्स, यानी कि एक सीट के अगेंस्ट वो 5 लोगों को रिटन टेस्ट से सिलेक्ट करते हैं। और लेकिन जो इसमें पास हुए थे कैंडिडेट्स, लेकिन पीपीएससी की एक क्राइटेरिया ये भी है कि सिर्फ पासिंग कैंडिडेट्स जो होते हैं वही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आपके 40 से बिलो होते हैं मार्क्स तो आप फेल कंसीडर किए जाते हैं। फिर पीपीएससी की ये कंडीशन लागू नहीं होती कि एक सीट पर 5 बंदे बुलाएं। फिर जितने अब 40 के ऊपर वाले, यानी कि अब 315 लोग जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया था रिटन टेस्ट में, यानी कि जिनके 40 प्लस थे। अगर आपके 40 मार्क्स थे तो आप मतलब इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहे थे। तो अब 450 की बजाय पीपीएससी के जो रिटन टेस्ट में जो पास हुए थे वो 315 थे, तो फिर उन्हीं का इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाना था। और 28th नंबर पे जो है वो रिटन टेस्ट के अंदर मेरा नाम ठहरा था। और ये लिस्ट जो होती है ये एप्लीकेशन नंबर वाइज होती है। ये अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये लिस्ट जो है ये किस बेस पे बनाई जाती है, तो ये एप्लीकेशन नंबर वाइज होती है। ये मार्क्स के रिलेटेड, मार्क्स पे बेस नहीं कर रही होती, ये आपके रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर वाइज लगती है। इसमें मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ही हमारा रिटन टेस्ट जो है उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके तकरीबन 2 to 3 वीक्स के बाद जो है ना हमारे इंटरव्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। लेक्चरर का जो प्रोसेस था वो बड़ा फास्ट था। 2 वीक्स के बाद जो है हमारे इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मेरी बारी जो है तकरीबन
आफ्टर 1 मंथ जो है वो इंटरव्यू मेरा कंडक्ट किया गया था। मार्च के महीने के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ था। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इंटरव्यू जब मैं देने गया, डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने चेकिंग की, और उसके बाद जब मेरी चौथे नंबर पर बारी थी उस दिन, मैं एंटर हुआ। चेयरमैन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, अब मैंने अपने जो क्वेश्चंस थे उनको शेयर किया। तो सबसे पहले चेयरमैन जो हैं उन्होंने मुझे वेलकम किया, मिस्टर बिलाल वेलकम टू पीपीएससी। तो मैंने कहा थैंक यू सर। इससे मेरा जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ, क्योंकि उन्होंने बाय नेम लेकर मुझे वेलकम किया। क्योंकि पीपीएससी के पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं अपीयर हुआ हूँ, तो इतना जो है अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता देखने को, ये एक मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, सो यू आर फ्रॉम शेखुपुरा। आई सेड यस। तो जो इंटरव्यू था, इसका लेक्चरर का जो इंटरव्यू है किसी भी पोस्ट के लिए, सिवाय जो 8 सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में कंडक्ट किए गए थे इस दफ़ा। और केमिस्ट्री के स्पेशली जो है वो टोटल इंटरव्यूज इंग्लिश में थे, कोई भी वर्ड उन्होंने उर्दू का नहीं बोला। तो उसने कहा, सो यू आर फ्रॉम शेखुपुरा। आई सेड यस। फ्रॉम विच एरिया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका, मैंने कहा सर फिरोज वटवा। अच्छा, ऑन फैसलाबाद रोड। मैंने कहा यस सर। कहते व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने बताया कि सर मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, और साथ जो है करंटली जो है मैं एज अ क्लर्क जो है वो जॉब कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया। अच्छा, उन्होंने फिर इसके अलावा कोई रिलेटेड अपने बायोफॉर्म जो बायोडाटा जो है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया। डायरेक्ट चेयरमैन साहब ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद सेकंड मेंबर जो है उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कौन सी होती हैं, वो मैंने टाइप्स बताई। बीच में मैंने एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बताया। फिर उन्होंने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का पूछा कि ये क्या होती है। देन उन्होंने कहा कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी कोई एग्जांपल दें। मैंने कहा सर पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये भी मैंने बता दिया। देन उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, फिर उसके बाद मैंने वो भी बता दिया। फिर थर्ड मेंबर जो थी वो फीमेल थी, उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ बफर, मैंने बफर की जो डेफिनेशन थी वो सुनाई। देन उन्होंने क्वेश्चन किया कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ बफर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई बफर की एग्जांपल देनी थी। तो मैंने उस पर सॉरी कर दिया क्योंकि मुझे नहीं था इसका आइडिया। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, ये मैंने उनको बताया कि एजिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। कहते सो यू मीन वी कैन चेक द एज ऑफ फॉसिल्स बाय कार्बन डेटिंग। आई सेड यस बिकॉज इट्स रेडियो एक्टिव एंड टुक लॉन्ग टाइम टू डिके, ये ऐसा ही मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने कहा डू यू नो द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, क्योंकि ये कार्बन डेटिंग जो है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन 14 आइसोटॉप ऑफ कार्बन। तो उन्होंने पूछा इसकी हाफ लाइफ, मैंने कहा सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। तो उन्होंने कहा जी लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, हम स्टूडेंट्स हैं और आपने हमें वाइट बोर्ड पर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो समझानी है, एक्सप्लेन करनी है। और जो इंटरव्यू है उसके अंदर हर कैंडिडेट जो है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर लिया जाता है, और ये मेरा जो डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर था उसका टॉपिक जो उन्होंने दिया था वो sp3 था डेमो लेक्चर के लिए। तो मैंने इसको बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने मैडम थी, उन्होंने क्वेश्चन किया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें कितने परसेंट जो है वो एस करेक्टर होता है और कितने परसेंट पी करेक्टर होता है, ये भी मैंने उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि sp जो 3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें आता है कंपाउंड CH4 मीथेन, इसका एंगल कितना होता है, तो वो मैंने बताया 109.5 डिग्री। कहते ओके थैंक यू, मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर था ये मेरा बहुत अच्छा गया था, और जो इस पे जो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आसान ही थी, और वो भी मैंने उनका आंसर किया। तो ये मतलब एक बहुत अच्छा साइन था मेरे लिए। तो इंटरव्यू के तकरीबन 2 से 2.5 माह बाद जो है अब 20 जून 2022 को हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ। उसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये तो 84 ओपन मेरिट पर सीट्स थी और 71 नंबर पे जो है वो मेरा नेम था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसमें सिलेक्शन होगी, और आप लोगों के लिए भी बड़ी नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला हर किसी को जो है वो उसकी मेहनत का फल देता है। मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती, ये चीज़ जो है वो सीखने को मिली है इस रिज़ल्ट के बाद। और मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको भी अपनी
नेक ख्वाहिशात जो हैं उनमें कामयाबी अता करे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।